नमस्कार। भारत का भूगोल कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पिछले कई वीडियो में हम भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में बात कर रहे थे। जैसे मैंने शुरू में बताया, विभिन्न भौतिक आधारों पर भारत को हमने 5 अलग अलग भौतिक श्रेणियों में बांट रखा है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय मैदानी भाग या तटीय प्रदेश तथा थार का मरुस्थल। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे उत्तरी मैदानी भाग। मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, उत्तरी मैदानी भाग प्रारंभिक तौर पर सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से जाना जाता था, लेकिन कालांतर में विभाजन के पश्चात सिंधु नदी समझौते के तहत पाकिस्तान में चली गई, तो वर्तमान में इस उत्तरी मैदान को गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। मैं डॉक्टर हेमंत मंगल, सह आचार्य भूगोल, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू। यदि हम उत्तरी मैदान को प्रादेशिक आधार पर समझने का प्रयास करें तो विभिन्न भौगोलिक लक्षणों, उनकी सूक्ष्मता और उन आधारों पर पूरे उत्तरी मैदान को हम 4 उपभागों में बांट सकते हैं। ये 4 उपभाग निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 पंजाब हरियाणा का मैदान, नंबर 2 गंगा का मैदान, नंबर 3 ब्रह्मपुत्र का मैदान और चौथा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा वाला भाग। मैंने प्रारंभ में बताया, इन चारों जो प्रादेशिक वर्गीकरण हैं, इनको बांटने का आधार है वहाँ के भौगोलिक सांस्कृतिक लक्षण। इन 4 आधारों पर ये 4 उपभाग हैं: पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान और गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई भाग। नंबर 1 पंजाब हरियाणा का मैदान। मूलतः भारत के पंजाब एवं हरियाणा राज्यों में विस्तृत यह मैदान मूलतः सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा निर्मित है। इसे कई बार दोआब के नाम से भी जाना जाता है। दोआब का मूल अर्थ है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। संपूर्ण क्षेत्र असमानता लिए हुए है। इन भागों में जो तुलनात्मक रूप से नीचे भाग हैं, अर्थात निम्न ऊंचाई वाले भाग हैं, उन्हें तली कहा जाता है। इन भागों में निरंतर नवीन कांप मृदा के जमाव निरंतर जमा होते रहते हैं। जब कभी नदियों में बाढ़ आती है तो बाढ़ के पानी के साथ इन भागों में अर्थात तल्ली में नवीन कांप के जमाव जमा होते हैं। फलतः यह क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ है। इस संपूर्ण क्षेत्र में अर्थात पंजाब हरियाणा मैदान में जिस रफ्तार में नहरी जाल में बढ़ोतरी हुई है, उस कारण से इस पूरे क्षेत्र में कृषि में ज़बरदस्त विस्तार हुआ है। वस्तुतः संपूर्ण क्षेत्र कृषि संपन्न प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस मानचित्र में इसको हमने दर्शाने का भी प्रयास किया है कि देखिए, ये पूरा का पूरा हिस्सा, ये नदन प्लेन, विशेषकर जो आपका हरियाणा पंजाब का भाग है, ये भारत के सबसे कृषि संपन्न प्रदेशों में से है। सबसे ज़्यादा कृषि संपन्न प्रदेश है। इस मतलब गेहूँ, चना या अन्य फसलों की बात करें, नकदी की फसलों की बात करें, तो ये सबसे उपजाऊ प्रदेश है। यदि भारत में हम बात करें सबसे ज़्यादा उत्पादकता है तो इसी क्षेत्र में, जिसका मूल कारण है यहाँ मौजूद नहरी ढांचे का विकास। इस चित्रों के मार्फत आप समझ सकते हैं। देखिए, ये डायग्राम बता रहे हैं आपको कि किस प्रकार संपूर्ण क्षेत्र में खेती का ज़बरदस्त विकास हुआ है। 2 या कई जगह 3-3 फसलें ली जा रही हैं। इसका मूल कारण है कि चूँकि भारतीय कृषि के बारे में कहा जाता है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, लेकिन नहरी ढांचे ने उस मानसून पर हमारी निर्भरता को कम कर दिया। इसलिए इस क्षेत्र में कृषि का ज़बरदस्त विकास हुआ है। दूसरा है गंगा का मैदान। विशाल समतल मैदान गंगा का मैदान, जो कि मूलतः गंगा
गंडक और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। ये मैदान विशिष्ट तलीय हुए है। इस मैदान का ढाल मूलतः पूर्व दिशा एवं दक्षिणी पूर्व दिशा की तरफ है। वस्तुतः यह एक ऐसा विशिष्ट मैदान है जिसमें परस्पर विलीन अवस्था में खादर और बांगड़ भूमि मिलती है। मैं दोबारा उल्लेखित करना चाहूँगा, मैंने पिछले वीडियो में बात की थी खादर और बांगड़ भूमि के बारे में। पदतलीय भागों से जब नदी निकलती है उसको बोलते हैं हम भाबर प्रदेश बोलते हैं। लेकिन खादर और बांगड़ क्या भूमि है, किन क्षेत्रों में नवीन कांप का जमाव है या किन क्षेत्रों में पुरानी मृदा का जमाव है, उनको हम खादर और बांगड़ भूमि के नाम से जाना जाता है। साथ ही ये ऐसा भाग है जहाँ पर दोआब क्षेत्र का मैदान भी यत्र विकसित है। यह मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में विस्तारित है। दिस इज इंडो गैंगेटिक प्लेन, जो इस नक्शे की सहायता से हम स्पष्ट करना चाह रहे हैं। ये नक्शा, ये डायग्राम पुनः आपको दिखा रहे हैं कि यह भाग भी अत्यंत न सिर्फ कृषि संपन्न है वरन कृषि के अलावा अन्य बहुत सी चीज़ें, पर्यटन या उद्योग धंधों के लिए भी यह भाग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। हिमालय और मिजो गारो पहाड़ियों के मध्य फैला सकरा और लंबा मैदान, जो कि मूलतः ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाई गई काप मृदा द्वारा निर्मित है। चूँकि अक्सर आपके मन में सवाल आता होगा क्या कारण है बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में हर वर्ष प्रचंड बाढ़ आती है, जिससे व्यापक तौर पर जन धन की हानि होती है। तो इसका एक ज्योग्राफिकल कारण क्या है, जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है वह तुलनात्मक रूप से सक्रिय है। ब्रह्मपुत्र नदी का जमाव या जो प्रवाह है वो अत्यधिक तीव्र है। साथ ही जो ब्रह्मपुत्र घाटी की चट्टानें हैं तुलनात्मक कमज़ोर चट्टानें हैं। तो तीव्र प्रवाह में जब जल सक्रिय भाग से निकलता है तो प्रचंड मात्रा में वो मृदा को, अवसादों को अपने साथ लेके आता है। जब ये नदी जल के साथ ये अवसाद बहते हैं तो जब कभी इनके मार्ग में थोड़ी सी बाधा आती है, ये अवसाद रुक जाते हैं और एक दीवार का निर्माण कर देते हैं। फलतः नदी अपना मार्ग बदल लेती है। ये नहीं कि बिहार, उड़ीसा या बंगाल में प्रशासन ने प्रयास नहीं किए कि हम बाढ़ की आवृत्ति को रोक सके। नदी के सारे सैकड़ों किलोमीटर के तटबंध मानव निर्मित दीवारें बनाई गई हैं ताकि बाढ़ के जल से जनधन की हानि कम से कम हो। लेकिन समस्या क्या है, नदी के जल के साथ जो अत्यधिक मात्रा में अवसाद आता है वह अवसाद क्या करता है, अवसाद जल के प्रवाह को मंद कर देता है। फलतः वो अवसादीकृत हो जाते हैं और दीवार बनने से नदी अपना प्रवाह की दिशा बदल देती है। चूँकि कम चौड़ी घाटी के कारण नदी अपने मार्ग में निरंतर बदलाव लाती है, इसलिए संपूर्ण क्षेत्र निरंतर अव्यवस्थित बना रहता है। नदी प्रवाह अनुरूप निरंतर नए द्वीपों का निर्माण होता रहता है और बाढ़ के समय जो पुराने द्वीप हैं उनका विध्वंस भी होता रहता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि नदी अपनी दिशा में कभी भी बदलाव ले आती है। और आपको ये भी बता दूं, 3 प्रमुख नदियां हैं, कोसी, महानदी और दामोदर। ये 3 नदियां क्रमशः 3 राज्यों में बाढ़ की प्रमुख उत्तरदायी नदियां हैं। बिहार में कोसी, पश्चिम बंगाल में दामोदर और उड़ीसा में महानदी। इन तीनों नदियों को क्रमशः इन राज्यों का शोक भी कहा जाता है।
क्यों? प्रचंड जनधन की हानि होने के कारण इन्हें इनका शौक कहा जाता है। ये इन चित्रों की सहायता से मैं आपको बताने का प्रयास भी कर रहा हूँ कि किस प्रकार ये नदियाँ, जैसे देखिए घाटी तुलनात्मक चौड़ी है और जो बनावट है वो तुलनात्मक कमज़ोर संगठन वाली है। फलतः अवसाद बहुत ज़्यादा निर्मित होता है। दूसरा आप देखिए घरों की बनावट, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कभी भी जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। तो देखिए जो घरों की बनावट है उसमें बहुधा जो छोटे घर हैं वो भू स्तर से कम 3 से 5 फीट ऊपर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ के समय जनधन की हानि को रोका जा सके। ये कुछ चित्र हैं, ये नवीन निर्मित द्वीप हैं, ये देखिए। ये भी जब भी अवसाद आया, नदी के मार्ग में अवरोध आया, तुरंत प्रवाह रुक गया, तो इस तरह के द्वीप बन जाते हैं। चौथा भाग है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। जैसा कि शाब्दिक अर्थ का आपको बताइए, डेल्टा अर्थात ऐसा भूभाग जहाँ पर ढाल लगभग खत्म हो जाता है। नदी में अवसाद की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अवसाद की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने, ढाल कम होने के कारण क्या होता है, संपूर्ण भाग लगभग दलदल में कन्वर्ट हो जाता है। उस पर समुद्री ज्वार आने के कारण अधिकांश भाग जल से ढक जाता है, अर्थात जल प्लावित हो जाता है। दलदली भूमि के ऐसे भाग जहाँ पर तुलनात्मक रूप से जो भाग ऊंचे होते हैं, जहाँ पर ज्वार जल नहीं पहुँच पाता, उन्हें चर कहा जाता है और दलदली भूमि को बिल कहा जाता है। ये इस डायग्राम में डेल्टा की स्थिति बताई गई है। खासकर इस सुंदरबन डेल्टा के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार न सिर्फ भारत बल्कि बांग्लादेश तक इसका विस्तार है। इसका नाम सुंदरबन डेल्टा क्यों पड़ा, इसके बारे में वैसे आगे बताऊंगा। फिर भी यहाँ पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति जिसको हम बोलते हैं सुंदरी, उसकी प्रधानता है। उसी के नाम के आधार पर इसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। क्यों? इस वनस्पति की विशेषता क्या होती है, इनकी जड़ें क्या होती है, ज़मीन से ऊपर निकल आती है। क्यों? संपूर्ण क्षेत्र दलदली है, तो दलदली अवस्था में जड़ों में विभिन्न गैसों की सप्लाई कैसे हो, तो ये गैस जड़ें क्या करती है, भूमि से ऊपर आ जाती है और इनके ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हें बोलते हैं न्यू मेटाफोर्स। तो विद्यार्थी ध्यान दें, अक्सर कंपटीशन में ये सवाल अक्सर आते हैं कि सुंदरबन डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष की प्रधानता है। उस वनस्पति की विशेषता क्या है, उनकी जड़ें ज़मीन से ऊपर होती है, उन जड़ों के ऊपर ऊपरी भाग में छिद्र होते हैं जिन्हें न्यू मेटाफोर्स कहा जाता है। उन छिद्रों की सहायता से ये वनस्पतियाँ गैसों का आदान प्रदान करती हैं। ये कुछ चित्र हैं डेल्टा के हैं, ये देखिए, ये मैं जिसके बारे में आपको बताना चाह रहा था। वनस्पति की जड़ें इस तरह ऊपर आ जाती है। ये यहाँ की विशिष्ट प्रजाति है सुंदरबन का बाघ। ये भारत के अन्य वन्य अभयारण्यों में पाए जाने वाले बाघों की तुलना में विपरीत प्रकार का है। यदि हम सुंदरबन की बात करें, हम गिर की बात करें या किसी और जिम कॉर्बेट की बात करें, वो बाघ सामने से आक्रमण करते हैं, लेकिन जो सुंदरबन का बाघ है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है, ये शिकार पर पीछे से हमला करता है। अब है उत्तरी मैदान की विशेषताएं और महत्व। नंबर 1,
जलवायु, संपूर्ण उत्तरी मैदान उष्ण आर्द्र जलवायु, लंबी ग्रीष्म ऋतु जो कि वर्षा से युक्त है, वहीं छोटी शीत ऋतु जो कि प्रायः शुष्क रहती है एवं पूरे भाग में मानसूनी पवनें पाई जाती हैं जो वर्षा की उत्तरदायी भी है। नंबर 2, अपवाह तंत्र। संपूर्ण उत्तरी मैदान 3 नदी क्रमों सिंधु की सहायक नदियाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा अपवाहित है। फलतः संपूर्ण मैदान उपजाऊ और कृषि संपन्न है। नंबर 3, मृदा एवं वनस्पति। संपूर्ण क्षेत्र में काप मृदा के जमाव हैं जो कि नवीन एवं प्राचीन दोनों ही प्रकार के हैं। नवीन जमावों के कारण संपूर्ण क्षेत्र हमेशा उर्वर बना रहता है। यहाँ उष्णकटिबंधीय, मानसूनी और आंशिक शुष्क प्रकार की वनस्पति एवं डेल्टाई क्षेत्र में सुंदरी वृक्षों की प्रधानता है। चौथा, खनिज। चूँकि संपूर्ण मैदान का निर्माण वैसे तो अवसादीकरण की प्रक्रिया के कारण हुआ है, लेकिन ये जमाव इतने प्राचीन नहीं हुए कि खनिजों की अकरेंस हो, लेकिन कुछ क्षेत्रों में विभिन्न खनिजों के भंडार मिले हैं। पांचवा, पर्यटन। इस दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। संपूर्ण उत्तरी मैदान धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा विकसित है। कृषि संपन्न भूभाग है। भारत के संदर्भ में ये अन्न का भंडार है। ये कुछ चित्र है, जैसे हरिद्वार की हर की पौड़ी है, हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही धार्मिक आस्था का महत्व है। उसके अलावा बहुत सारे ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर प्रतिवर्ष करोड़ों लोग आते हैं, जैसे आगरा का ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार और भी बहुत सारी जगह है जहाँ देश विदेश से लाखों करोड़ों पर्यटक हर वर्ष आते हैं। ये कुछ और चित्र हैं जो उत्तरी मैदानों की महत्वता को रेखांकित कर रहे हैं। धन्यवाद।